तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD देन एंगल OAC इज इक्वल टू, आपको एंगल OAC निकालना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो सामने आपको प्रश्न दिख रहा है यहां पर क्या दिया हुआ है, यह जो क्या है ट्रायंगल OCA यहां पर क्या है सिमिलर टू ट्रायंगल OBD है, यहां पर इसके सिमिलर है। तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल ओ यहां से शुरू होगा, OCA सिमिलर टू OBD, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। जहां से जैसे शुरू होगा वैसे ही यह सिमिलरिटी जो बता रहा है सेम वैसे ही आप देखेंगे कि एंगल कौन सा किसके बराबर है। जैसे O है तो O के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरिटी का जो रूल है, दो चीजें उसमें ध्यान देंगे। पहला चीज क्या होता है कि इनका एंगल जो करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा। साथ में जो उनका क्या होता है, साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंगल इक्वल है, दैट मीन्स O जो है एंगल O जो होगा, यह दो ट्रायंगल मिले आपको, तो इसमें जो इसका एंगल O है वो इक्वल के दूसरे के O के है। एंगल C इक्वल टू एंगल B, दैट मीन्स एंगल C ये वाला इक्वल टू एंगल B। नेक्स्ट एंगल A इक्वल टू एंगल D, दैट मीन्स एंगल A ये वाला इक्वल टू इसके, ठीक है। तो ये इसको इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया। क्लियर, यह एंगल जो है इक्वल इसके हो गया, ये वाला इक्वल इसके हो गया। यहाँ पर सिमिलरिटी का रूल हो गया। अब पूछ क्या रहा है, एंगल OAC कहाँ पर है, देखिए OAC, दैट मीन्स ये एंगल पूछ रहा है आपको, यहाँ वाला एंगल इसको बताना है। तो कैसे होगा, तो हम सिमिलरिटी के रूल से जान चुके हैं, यह एंगल इक्वल टू D के होगा। तो आप उसको लिख सकते हैं एंगल OAC इक्वल टू एंगल ODB। बीच में देखिए A है एंगल, तो वहां बीच में क्या है D, इसके आपस में इक्वल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखिए, इक्वल हो जाएगा तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, यह क्या होगा 58, तो यही आपका 58 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर, OAC इक्वल टू 58 डिग्री हो गया। लेकिन आप जब CBSE के द्वारा जारी किया गया जो आंसर, इसका जो सॉल्यूशन आप देखेंगे, जो आंसर दिया हुआ है उसमें 50, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है 58। लेकिन आप जब उसमें देखेंगे तो आपको ऑप्शन कौन दिया है, 52 दे रखा है। 52 को जो है आंसर मान रखा है, तो यहां से दिक्कत क्यों आई है, अब ये चीज समझते हैं। अब इसको यह नहीं कहेंगे कि गलत कर दिया है, ऑप्शन नंबर यह A सही हो रहा है, इस हिसाब देखा जाए ऑप्शन A, लेकिन इसमें माना गया ऑप्शन नंबर D। देखिए दिक्कत है कहां से, यहां पर यह वैल्यू गलत नहीं दिया है, वास्तव में उसे जो पूछना था वहां से वो भटक गया। देखिए यहां से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, जब हम ये देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए 110 अगर ये एंगल है, ठीक है, तो ये क्यों दिया है, इसका तो यूज ही नहीं हो सका। तो इसका यूज क्या है, देखिए बताते हैं किस तरीके से। जब हमने कहा ये एंगल, एक चीज आप पहले से जानते होंगे कि अगर कोई यह लाइन है, लाइन पर जो एंगल बनता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो ये 90 डिग्री, 90 और इधर भी 90, जब एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर तो सीधा सीधा, तो यहाँ एक 90 यहाँ एक 90, तो टोटल क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब बनता है, एक लाइन पे जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ देखिए लाइन खोजिए, यहाँ पर आपको लाइन दिखेगी, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है यह लाइन जो है दिख रही है। जब ये लाइन जा रही है यहाँ, इतना आधा एंगल जो है 110 है, यहाँ पर 110 है, तो बाकी कितना हो जाएगा, इस बाकी को जोड़ दें, अगर इस एंगल को जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो 180 होना चाहिए। यह एक लाइन बन रही है, दैट मीन्स हमको अगर इसको निकालना हो तो अगर 180 में से माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा ये एंगल आपको, ठीक है। तो ये एंगल कैसे निकालें, क्या है AOC, पहले हम निकालते हैं एंगल AOC इक्वल टू, यह एंगल कैसे निकलेगा, यह एंगल ऐसे निकलेगा, यह टोटल जो एंगल हो गया वो कितना हो गया 180, टोटल 180 डिग्री। 180 डिग्री में से इतना जो है निकाल के अलग कर देंगे, इतना हमको नहीं चाहिए, तो कितना होगा -110, ठीक है, माइनस कर दिए।
कितना आएगा 70 डिग्री। दैट मीन्स हमको पता चल गया यह कितना है। देखिए प्रश्न में से प्रश्न निकल रहा है कैसे, हमको ये बता दिए, अब ये वाला भी हमने बता दिया, ये भी आपके लिए एक प्रश्न हो सकता है, पूछ सकता है, तो ये आपको एक और प्रश्न मिला। आगे क्या, अब हम इसको देखते हैं। यह वाला आपको पता चल गया, यह तो आपने निकाला 58 आएगा कहां से। अब देखिए अब हमको ये चाहिए, यह एंगल निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, एंगल OCA होगा ना, OCA जिसको निकालना है उसको मिड में रखते हैं ना, एंगल जब लिखते हैं तो उसको मिड में मध्य में लिखेंगे। देखिए OCA जिस एंगल को हम इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे एंगल C को कर रहे हैं, एंगल C को मिड में रखते हैं, तो OCA हमको इसको निकालना है। कैसे निकलेगा आप देखिए, यह पूरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो तीनों आपको दिख रहे हैं, तीनों एंगल हैं, उसका सम कितना होता है 180 होता है। ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं तीनों, उसका जो सम होता है वह कितना होता है 180 डिग्री पूरे का। लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 70 डिग्री प्लस 58 डिग्री, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़े, हम इतना जोड़ लिए, तो जो टोटल होना चाहिए था 180, तो अगर 180 में से माइनस कर दिया जाए तो हमको पता चल जाएगा ये वाला, इसका तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए था, लेकिन 2 ही हमको पता है, तो 2 को हमने जोड़ लिया, 180 में से घटा देंगे तो हमको ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को हम सम करते हैं, क्या होगा 8 हो जाएगा 128 डिग्री। ठीक है, क्लियर, यहां से कोई दिक्कत। अब यही काम बस करना है, यहां तक हम पहुंच गए हैं, तो बस इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसको आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ 5 और यहाँ बस। ठीक है, यह आपका आ गया कितना 52, यही 52 डिग्री जो है एंगल OCA जो है 52 डिग्री आ रहा है। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो दिखा रहा है सही, वो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि पूछना था उसे OCA, पूछ दिया OAC, तो यहाँ पर मिस प्रिंट वहाँ पर नहीं है, मिस प्रिंट गलती यहाँ हुई है, क्वेश्चन में हुई है 52। क्योंकि अगर आप इसको निकालने की बात होती तो ये देने की आवश्यकता नहीं थी, इसका कोई यूज नहीं था, ये देने का मकसद ये था कि आप यहाँ पर वो, लेकिन आप दोनों चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये देकर भी आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। दोनों बातें, अगर ये पूछ दिया तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि आंसर में आपको ये दिया है तो आपको दोनों समझना, आपको सारी चीज़ें निकल गई है। ये 52, तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। कौन सा, ये भी निकाला, ये भी निकाला और ये भी निकाला, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि ये 52 हुआ तो ये भी 52 हो जाएगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स आपने सारे एंगल्स को निकाल लिया। अब ये 70 हुआ तो ये भी आप जानते हैं 70 होगा, आमने सामने का। यह 110 है तो इधर वाला भी 110 होगा। दैट मीन्स सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अब इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है जिसको दिया जा सके। क्लियर, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से सारे प्रश्न को जो भी उसका सारी चीज़ों को किया जाएगा, एक भी उसमें छूटेगा नहीं। प्रश्न होगा साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो कि आपका माइंड शार्पनेस बढ़ाता रहेगा। क्वेश्चन आपसे वहाँ अपने से करेंगे, किसी रटा रटाया समझा हुआ टीचर की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने से समझ के करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 11 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज 38 सेंटीमीटर देन लेंथ AP इज इक्वल टू, यहां पर आपको लेंथ AP निकालना है। यह आपका 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और यह जो है 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। और पूछ क्या रहा है, आपको लेंथ AP आपको पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ। पेरीमीटर ऑफ द गिवन क्या है, पेरीमीटर जो इसका दे रहा है वो आपका ट्रायंगल का जो है दे रहा है कितना 38 सेंटीमीटर। क्या है 38 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टोटल जो पेरीमीटर है वो कितना दे रहा है 38। यहाँ आपको देखने से एक चीज पता चलेगी कि यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट से आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से कोई अगर सर्किल है,
यहां से 2 पॉइंट से किसी बाहरी जो पॉइंट से अगर यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा जाए इस पर इस तरीके से, और दूसरा जो टेंजेंट इधर की ओर ऐसे खींचा जाए इस तरीके से, तो यहाँ जो इसका टच कर रहा है, अगर ये O है, यहाँ पर A है और B है, तो यह आप पढ़े होंगे, इसको जानते होंगे कि यह जो आपका यह जो है इक्वल होता है। ये क्लियर है? यहाँ पर ये जो है इक्वल होगा। ये आप सर्किल में पढ़े हैं कि टेंजेंट जो होता है, अगर किसी बाहरी पॉइंट से जो है एक्सटर्नल पॉइंट से आपने एक यहाँ से खींचा जो है टेंजेंट, और उसी पॉइंट से फिर एक टेंजेंट खींचा दूसरी ओर से, तो यह चूंकि टेंजेंट है और एक ही पॉइंट से आ रहा है, तो क्या होगा, यह जो डिस्टेंस होगा OB इक्वल टू OA होता है। यह आप सर्किल में पढ़े हैं, तो यही इसको यूज करना है। यहाँ पर देखिए, जब भी फिगर दे तो इस तरीके से उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। जैसे अभी पिछला था, वहां पर एंगल से रिलेटेड था, तो कहाँ पर 180 एंगल बन रहा है, कहाँ पर 90 बन रहा है, ये आपको दिमाग में रखना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब ऐसे फिगर आते हैं जहां पर आपको एंगल की बात ही नहीं है, अब पेरीमीटर की बात करिए। क्वेश्चन में दिया क्या, वहां पर एंगल दिया था, तो हमने सारे एंगल्स के जो रूल थे कि एंगल इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी में एंगल इक्वल होते हैं, और जो 180 होता है उनका सम होता है ट्रायंगल के, तो सारे हमने एंगल्स रिलेटेड सोचा था। अब यहाँ जब इस तरीके से पेरीमीटर दे रखा है और ये वैल्यू दे रखा है, तो अब हम सारा जो है उस तरीके से सोचेंगे। यहाँ एंगल की बात नहीं है, तब यहाँ पर डिस्टेंस वाली बात करेंगे, और जो यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है इसकी वजह से हम समझेंगे कि यह जो हो सकता है टेंजेंट है, यह रेखा जो है टेंजेंट जा रही है, यह टेंजेंट हो जा रहा है, यह टेंजेंट हो जा रहा है। तो सर्किल के साथ जो आपका ट्रायंगल जो है वह क्या है, यहाँ पर टेंजेंट और ये टेंजेंट, 3 तरीके से टेंजेंट है, तो वही आपको रूल लगाना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको हटा देते हैं, ये तो क्लियर हो गया। यहां दे रखा है आपका पेरीमीटर इक्वल टू 38 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, जो हमने टेंजेंट वाला सिस्टम बताया, देखिए यहां से एक पॉइंट है, मान लीजिए B एक पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट इधर है और एक इधर टेंजेंट है, तो यहाँ पर यह पॉइंट R है, यह पॉइंट P है। दैट मीन्स आप यहाँ क्या कर सकते हैं, BP इक्वल टू BR कह सकते हैं, BP इक्वल टू BR। दैट मीन्स BR कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो यह जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दैट मीन्स यह जो आपका हुआ, क्या हुआ, यहाँ से BP जो क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर, यह भी आपका 6 सेंटीमीटर आया। क्लियर? इसी तरीके से यह आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, पहला चीज निकल गया। अब चलते हैं दूसरे पर। यहां से जब देखते हैं पॉइंट C, इस पॉइंट को देखते हैं, तो यह जो टेंजेंट की तरह काम करता है, तो यहां जब आपको टेंजेंट है, दैट मीन्स CR, पहले इसको कर लेते हैं तब इसको करते हैं, तो CQ, क्योंकि इसको निकालना है हमको, CQ ये वैल्यू दिया है, CQ इक्वल टू CR। क्लियर? CQ इक्वल टू CR, और CR दिया कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो यह आपको दूसरी वैल्यू निकल गई, कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8। यह 2 वैल्यू निकल गई। तो अब आगे हम देखते हैं, आगे दिया क्या हुआ है, दिया है पेरीमीटर जो है आपको 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है, इन पूरे साइड्स का जो है सम होगा, जो लेंथ इनका है, इसको पूरे का तीनों का जो है सम होता है, वही पेरीमीटर होगा। दैट मीन्स क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं AB, चाहे 10 चलिए, चाहे 10 से लिखिए, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों जो साइड्स हैं उनका सम जो है क्या होगा, पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको पूछा क्या है, AP ये पूछा है, तो यहाँ पर हम जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेते हैं, मान लीजिए या ऐसे ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मत मानिए, अब लिखते चलिए। क्या होगा, अब देखिए AB क्या है, AB, यहाँ से यह पूरा AB है, तो यह कितना है, AP और फिर क्या है, PB, इतना है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या है, AB प्लस कितना है,
बी, ये है पूरा। इसी तरीके से इधर जब जाते हैं प्लस बी सी क्या है, बी आर प्लस आर सी है प्लस सी ए क्या दिया हुआ है सी क्यू और क्यू ए, सी क्यू प्लस क्यू ए, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए वैल्यू जो है वो रख दें। पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 38 इक्वल टू ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी नहीं होगा, ए पी रहेगा ना, ए पी पी बी, ऐसे दो भागों में है, फिर ये दो भाग फिर ये दो भाग। अब ए पी की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालनी है, लिख लेते हैं ए पी प्लस पी बी की वैल्यू कितना है, पी बी जो है 6 है प्लस बी आर की वैल्यू कितना है, बी आर भी 6 है प्लस आर सी की वैल्यू कितना है, यह 8 है प्लस सी क्यू की वैल्यू कितना है, सी क्यू की वैल्यू 8 प्लस क्यू ए की वैल्यू नहीं पता, तो क्यू ए की जगह क्या हम यह दोनों बराबर होगा। सेम देखिए यहाँ इस पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे खींचा गया, एक टेंजेंट ऐसे खींचा गया, ठीक है। तो यह जो दो टेंजेंट हैं तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्यू ए लिखें चाहे ए क्यू लिखें चाहे ए पी लिखें, दोनों में से कुछ भी लिखें वह सही होगा। आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं, या दोनों इक्वल है इसलिए हम यहाँ ए पी कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ऐड करिए, यह 38 हो गया, यहाँ ए पी और ए पी क्या हो जाएगा 2AP, दो बार है ए पी प्लस इसको ऐड कर दीजिए, बस इसको आपको ऐड कर देना है, ऐड करिए। (28) यह आप इसको ऐड कर लिए तो क्या आ गया 28। अब इसको जो है इधर ला दीजिए माइनस करके, इधर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 38 - 28 इक्वल टू 2AP होगा। क्लियर, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया हम 38 - 28 इक्वल टू 2AP। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 38 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आएगा, 10 इक्वल टू 2AP। अब यहाँ पर 2 जो है अपान में आ सकता है आराम से, देखिए कैसे जाएगा, तो AP इक्वल टू 2 जो है अपान में आएगा 10/2 दैट मीन्स 5। यही आपका AP आंसर होगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि AP जो है कितना आया 5 क्या है सेंटीमीटर है, चूंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब यहाँ से आपको ये जो प्रोसेस वाइज समझाया गया है, इसको शॉर्ट में अगर ऐसे ना करके आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो क्लियर कट आपको इतना ये प्रोसेस समझाने के लिए किया गया, आप समझ गए, अच्छी बात है। अब करना क्या है, अगर जल्दी करना है तो आपको सीधे जान जाना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है, पहले आप देख लीजिए वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब पेरीमीटर निकालेंगे तो यह AP और AP दो बार हो जाएगा, 2AP हो जाएगा, यह भी AP लिख सकते हैं ये भी, तो हम कहेंगे 2AP इक्वल टू 2AP जो है यह 2AP आपको है, हो गया यह। और टोटल पेरीमीटर कितना है 38 माइनस बाकी जितना है, यह जितना बाकी रहेगा इसको जोड़ के और 38 में से माइनस कर देंगे तो हमको इतना पता चल जाएगा। बस वही काम यहीं आप कर दिए होते, तो यहां से इसको ऐड करिए 28, ठीक है, वही प्रोसेस है। 10 आएगा 2AP, तो AP बराबर 5 आ जाता। यहाँ पर जो है आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपको समझाया गया है ताकि क्लियरिटी रहे। अगर आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही करके बेसिक से ही पहुंच जाइए, गलत ना हो, 1 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल वैल्यू रख देना है कि इसका मान कितना है। तो आपको नॉर्मल जो इसकी वैल्यूज हैं 10, 30 साइन ये सब आपको याद होगा,
तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है। वैल्यू जो है आप याद होगा आपको, देखिए एक बार दिखा देते हैं सारी चीजें। 0 और क्या आपको मेन जो याद होगा वो कौन सा याद होगा, देखिए वैल्यू 0 और क्या होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसको याद करने का तरीका देखिए कैसे याद कर सकते हैं। याद करने का आसान तरीका वो भी देख लीजिए, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे। अब यहां पर हमको किसकी जरूरत है, सबसे पहले साइन की, फिर कॉस की, उसके बाद टेन की। मेन हम इनकी देखते हैं, उसके बाद जो है कोसेक देख सकते हैं, उसके बाद सेक देख सकते हैं, उसके बाद टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट, कॉट देख सकते हैं। तो यहां पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अगर कहता है साइन 0 क्या होगा, तो इस तरीके से याद करने से अच्छा आप 0 और 90 को एक साथ चलिए, एक साथ चलिए। कैसे, ऐसे लिखिए 0 1, यहां से उठाइए पहले दोनों में से साइन कॉस 10, हमको पता है कि 3 हमको लगातार जो है 3 का हमको पता करना है, ये बाद में, इसको छोड़िए, पहले इसको छोड़िए, ऊपर देखिए केवल हमको इसका पता करना है। तो क्या होगा साइन कॉस 10, तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को ध्यान देंगे, 0 90 का एक जैसे, कैसे 0 1 और 1 1 0, फिर देखिए यहां से हम गए 0 1 1 कंप्लीट हुआ, फिर 1 को वापस लाए, फिर 1 से गए, फिर 0, तो क्या हुआ 0 1, केवल 1 और 0 में ही करना है, 1 0, तो 0 1 1 0, अब यहां 0 खत्म हुआ, फिर 0 0 शुरू होगा 0 और लास्ट जो इनफाइनाइट पे एंड होगा। ठीक है, यहां ऊपर लिख दें, जगह बची रहेगी, यहां पर क्या होगा इनफाइनाइट पे एंड हो जाएगा। ठीक है, 0 1 1 0, फिर वही 0 ला के रखेंगे 0 और लास्ट जो कंप्लीट हो रहा है इनफाइनाइट पे। क्लियर। अब वैल्यू देखते हैं, वैल्यू जो है इसका क्या होगा, साइन 30 1/2, 45 1/√2, इसका क्या होगा √3/2। यहां पर देखने की जरूरत है क्या चीज है। अब जब इसकी वैल्यू लिखते हैं साइन और कास में, एक तरीका तो ये भी है कि इस तरीके से आप याद रखिए, दूसरा तरीका ये है कि इसको जो है रिवर्स करके लिखिए, वही आपका वैल्यू है। जैसे रिवर्स हमने साइन का लिखा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लिखा, अब उल्टा लिखना शुरू करिए, तो पहले लिखे 1, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ये वाला √3/2, फिर ये सेम हो जाएगा, मिड में आ रहा है दोनों का सेम। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला आएगा 1/2 और लास्ट में क्या है ये 0 वहां चला जाएगा। तो साइन का लिखने के बाद उसी को उल्टा लिख देंगे, यही आपका कॉस का हो जाता है। साइन का लिख लिए, उसी को उल्टा लिख दिए, कॉस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ 0 10 का हमने देख लिया था, 0 होगा। अब 30 का मान क्या होगा, 30 का होता है 1/√3। ठीक है, अब आगे की वैल्यू याद करने का यहीं से आपको याद है, केवल 30 अगर याद है तो आगे का याद हो जाएगा। पहले इसको रखिए आप, फिर उसको डिनोमिनेटर को रख दीजिए। ठीक है, पहले ऊपर वाले हिस्से को रखिए 1, उसके बाद इसको रख दीजिए, क्या हो जाएगा √3। यह हो गया आपका इतना कंप्लीट। ठीक है, ये याद करने का तरीका है कि साइन को जस्ट उल्टा करिए और इसको जो है 1/√3 30 का है, तो पहले ऊपर वाले हिस्से को रखिए, फिर नीचे वाले को हिस्से रखिए, आपका हो गया। अब जब आगे चलेंगे कोसेक में, तो जब जानते हैं कि साइन का रिवर्स है तो आप सबको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा करते जाइए। साइन का सेक में भी वही काम करेंगे, कॉस का करेंगे, और 10 में कॉट का, सॉरी कॉट में जो है 10 का रिवर्स कर देंगे। जैसे हम एक करके दिखाते हैं, कोसेक का जब करेंगे 1 का ऊपर हो, इसको नीचे कर देंगे, तो क्या होगा इस तरीके से हमने लिखा है, तो नीचे 1 होता है सबके, 0 अगर है तो 0 के पान में वो होता है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा नीचे, क्या हो जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 के ऊपर जो है 0 होगा तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट होगा। क्लियर, यह जब 0 नीचे आएगा तो क्या होगा इनफाइनाइट होगा ना, क्योंकि हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखे, 0 भी लिखे या 1 लिखे या 2 लिखे, तो इसके नीचे 1 होता ही होता है, बिना 1 के उस वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो 1 होता है। तब यहाँ पर हमने जब यहाँ पे वैल्यू क्या है 0/1 है,
अब जब उल्टा रिवर्स करेंगे तो 1/0, और अगर 0 हो गया किसी नंबर के नीचे तो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो अनंत हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो वही इसकी वैल्यू क्या, यही इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर? तो यह आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसको क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रिवर्स के इसको भी क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि 2/1 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा। उल्टा होता है ना साइन का, साइन इक्वल टू 1 जो है कोसेक होता है, कोसेक इक्वल टू 1/sin, तो 1 उल्टा कर रहे हैं, देखिए ये भी उल्टा कर देंगे, 2/√3। इसी तरीके से 1 को करेंगे, 1 जो है 1 ही है, 1 को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 होता है, उल्टा करेंगे फिर 1 आएगा, तो दैट मीन्स ये 1 का 1 ही रहेगा, तो इसमें नो चेंज, जस का तस रहेगा। इसी तरीके से आप सेक और कॉट का खुद निकाल सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम यहाँ 1 का, या तो इसी को उल्टा करना है तो वो भी कर सकते हैं, यहीं से कर लीजिए उल्टा, चाहे इससे वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 का क्या होगा, 1 का आप उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, रिवर्स करते जाइए 1 का 1 ही होगा। इसका 2/√3 हो जाएगा, यहाँ इसका √2 हो जाएगा, यहाँ जो है इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 या वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। दैट मीन्स आपने जो कोसेक का लिखा था उसी का फिर यहाँ से उल्टे सीधे से यहाँ से शुरू करके लिख दिए, यही हो गया आपका सेक का। कॉट का भी वही काम करेंगे, यहाँ 0 है, 0/1 है, उल्टा किए तो 1/0, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 है तो केवल √3 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ क्या होगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3। और अच्छा, इनफाइनाइट को उल्टा करें तो क्या होगा, जैसे हमने किया 0/1 तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन हमने कहा 1/0 तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, यही हुआ। ठीक है, 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब इसको उल्टा करके देखते हैं, जब उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके अपान में 1 है, इनफाइनाइट लिखा है तो भी, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट को हम नीचे ला रहे हैं। ठीक है, जब इसको नीचे लाएंगे तो 1/इनफाइनाइट, जब यह उल्टा तो इसको भी उल्टा करेंगे तो 0/1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो इनफाइनाइट को जब हम उल्टा करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। यही आपका जो है आपके सामने है साइन कॉस टेन कोसेक से, यह आपके याद करने का तरीका है। अब चलते हैं, वैल्यू रखते हैं, प्रश्न जो है। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री की जो है आप वैल्यू यहाँ पर केवल रख देना है, उसके बाद यह प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू कितना अभी बताए हैं, 1/√30, यही वैल्यू रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, बस इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ जो है 1 - 10 30 वैल्यू क्या हो गई, 1/√3, इसका जो है स्क्वायर अपान 1 + 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, बस इतने का फर्क है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 - 1/√3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3, क्योंकि √3 स्क्वायर मतलब √3 × √3 इक्वल टू ये 3, 2 बार हो गया तो रूट हट जाएगा 3, अपान में 1 प्लस सेम है वही, बस यहाँ प्लस है तो 1/3 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने आता है, सेम एलसीएम लेंगे। तो जब ऐसे है, यहाँ कुछ है ही नहीं नीचे, तो सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 - 1/3, नीचे क्या हो जाएगा, इसको सीधा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 1/3। जब एलसीएम लेना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो इसको सीधा जो है मल्टीप्लाई करके वो साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 3 - 1 2/3, और पूरे के अपान में क्या आएगा, 2/3 और 1 4/3। क्लियर? या तो आप चाहें इसे 3 से 3 कट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख के इस तरह के समझ सकते हैं, समझाने के लिए इसलिए पूरा प्रोसेस चल रहा है। 2/3, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, यह पूरे के अपान में है, पूरे के अपान में,
इसको जब आप ये हटाएंगे अपान, क्योंकि कई बार हो जा रहा है इसके 2/3 4/3 कई बार हो रहा है, तो ये बीच वाला जब हटेगा तो जब यह क्या है आपका डिवाइड करने का निशान है, साइन है, तो अब इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो ऊपर चला जाता है साइन चेंज हो जाता है, 4/3 की जगह क्या होता है उल्टा कर देंगे 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 1/2। यही आपका जो है इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ 13 कंप्लीट हुआ, हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू जो दिया हुआ है इस तरीके से न देकर डिग्री में दिया हुआ है, तो आप डिग्री इसको 1/2 को जो है डिग्री में कर लीजिए। कहाँ पर वैल्यू, जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं सारे ऑप्शन से आपको चेक करना होगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या है, cos 60, तो अभी जो आपको चार्ट बताए थे उस हिसाब से 1/2 किसका वैल्यू हो सकता है। पहला इसमें ऑप्शन नंबर सी है, वो तो होगा नहीं क्योंकि 1 दिया है। उसके बाद आपका 10² 60 है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, 10² 60, 1060 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वो नहीं होगा। क्लियर। देखिए पहला मान आपका क्या दिया है, cos 60 क्या है, इसको हटाते हैं। देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है, होगा 1/2। तो आपको यही आंसर मिल गया, ये क्या हो गया cos 60 डिग्री, पहला ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं बाकी का भी। sin 60 है, वो होता है √3/2, वो भी नहीं होगा। 10² 1 है, 1 तो होगा नहीं, 10² 60, इसको भी आप कर सकते हैं। क्या होगा 1030 का 1/3 होता है, इसका जो है √3 होता है। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, दैट मीन्स ये अभी नहीं है। ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर। अगर इस तरीके से दिया है तो आप ऑप्शन से देख लेंगे, अगर जो डिग्री में दिया हुआ है तो इस तरीके से आप डिग्री में कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज। जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है उसका आपको सीधा सीधा पूछा है टोटल सरफेस एरिया। आप टोटल सरफेस एरिया तो एक तरीके से फार्मूले के तौर पे आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, क्या होता है 3πr²। लेकिन आपको यहाँ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का अगर आपको पता है तो हेमिस्फीयर का आप तो वैसे निकाल सकते हैं। जो मेन है आप वो याद रखेंगे, बाकी जो कट करके दिया हुआ है देखिए यह आपको एक स्फीयर है। देखिए अब फिगर में आपको इस तरीके से लग रहा है सर्किल है, सपोज करिए यह क्या है, स्फीयर है। स्फीयर और सर्किल में अंतर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यह सर्किल नहीं है। सर्किल जैसे आपको बैंगल्स होता है चूड़ी वगैरह, वैसे सर्किल होता है, वो रिंग सर्किल हो जाएगा। बाकी यह सर्किल नहीं है, यह क्या है आपके बॉल की तरह है, स्फीयर है। तो यहाँ पर कह रहा है हेमी स्फीयर, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब यह जो एरिया रहेगा हेमिस्फीयर इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, यह अगर आपको हेमिस्फीयर है तो आपको यह पूछ रहा है कि आप इस हेमिस्फीयर का जो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस सरफेस एरिया तो पूछ रहा है लेकिन आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा आपको, देखिए आपको स्फीयर का पता है, स्फीयर कितना होता है 4πr² होता है, 4πr²। अब यहां पर जब आपको हेमी है तो आप क्या होगा, पहला काम तो इसमें सरफेस एरिया क्या हो रहा है, जब आप पूरा रहता है तो क्या होता है 4πr²। लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो गया, यह ऊपर से कट कर दिया गया, पूरे को जो है इतना हिस्सा जो आधा कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब आपको क्या बना, जैसे आप एक सॉलिड बॉल ले लीजिए, अभी एक बॉल लेकर ऊपर के उसको 2 भागों में काट दीजिए बीच से, तो आपका क्या बनेगा, एक नीचे का हिस्सा आपको बनेगा, एक ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा अलग निकाल दीजिए। अब जो आधा बचा उसका आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, बॉल की तरह है ये कटा हुआ हिस्सा, तो जो आप फुल उसका जो होता है वो सरफेस एरिया कितना है 4πr², स्फीयर का
4 पाई आर स्क्वायर। जब हाफ कर दिए तो पहला काम तो इसको हाफ करेंगे, ये हाफ बचा है तो हमने क्या किया 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ जो बचा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया है तो कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, नीचे से यहां से शुरू करके यह पूरा आना चाहिए। जब यहां हम इसमें कर रहे थे तो इसमें हमने पूरा सरफेस एरिया कर लिया, इसका तो आपका क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का पूरा निकाला हमने, पूरा जो बॉल है उसका पूरा का जो है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो कट कर दिए तो ये हिस्सा निकाल दिए, अब इसका सरफेस एरिया यहाँ से शुरू होता है, कंप्लीट होके वापस यहाँ आएगा ना, ये पूरा कंप्लीट होके तब वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ तक का जो एरिया था हमने लिखा, तो यह पूरा जो बॉल था यहाँ से कट किए थे तो पूरा 4 था, तो यह आधा कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये हिस्सा बचा, यह जो आपको देख रहे हैं ऊपर क्या बन रहा है, इसके बॉल की तरह है तो ऊपर एक सर्किल बन रही है, सर्किल बन रही है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और यह क्या है 1 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो इनको जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा 3 पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ समझ में आया, यह कट किए, सरफेस एरिया क्या हो गया, यह सरफेस एरिया यहाँ से शुरू किया तो हमने पूरा जो एरिया निकाल दिया, पूरे का पूरे बॉल का जो है एरिया निकाला। लेकिन जब हाफ करते हैं तो कट करने पर यह वाला हिस्सा एक ऊपर सर्किल बना होता है, कटोरे की तरह ऊपर एक सर्किल बना होता है, तो यह जो सर्किल वाला हिस्सा है उसको भी हम जब निकाल लेंगे तभी तो यह पूरा होगा। यहाँ से शुरू किया यह पूरा, इसलिए कर रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब एक भी छूटना नहीं चाहिए, टोटल होना चाहिए, यहाँ शुरू हुआ वापस आना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसका तो निकाला, इस हिसाब से हाफ कर दिया और देन इसको निकाल लिया, जो सर्किल ऊपर बन रहा है उस सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देखिए दो दे रखा है, यहाँ सर्किल का भी दे रखा है पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर भी दे रखा है, स्फीयर का भी दे रखा है, यहाँ पर जो उसका हाफ करके देखिए सारी चीजें जो है यहाँ दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन में दे रखा है, 2 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन में दे रखा है, पाई आर स्क्वायर ऑप्शन में दे रखा है और 3 पाई आर स्क्वायर जो आंसर आना है वो भी ऑप्शन दे रखा है। यह इसमें जो कुछ है सब कुछ ऑप्शन में दे रखा है, बस आपको समझदारी दिखानी है, इसको ध्यान रखिएगा तो आपको माइंड में रहेगा, आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, कह रहा है कि कौन सा जो है ऑप्शन है इसमें जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट का, इस इवेंट हो गया पी से प्रोबेबिलिटी हो गया, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 और 1 के बीच में होती है। क्यों होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। कोई भी काम अगर हम कहते हैं, कोई भी काम अगर किसी काम को कहें, किसी भी एक वर्क को कहेंगे तो वर्क क्या हुआ 100%, या तो वर्क 100% हो जाएगा या आधा होगा, 1/4 काम हो गया, यही कहेंगे ना, वर्क हुआ 100% हुआ या तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, नहीं हुआ 0 और हो गया तो उसको कहेंगे कंप्लीट 100%। एक काम हम बात कर रहे हैं, जब 1 वर्क की बात हो रही है, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं तो उसको मानिए एक हुआ टोटल वर्क, पूरा काम को एक काम हुआ, तो एक काम को जो कर रहे हैं तो वो होता है 1 और हो गया तो 100%, दैट मीन्स 1, नहीं हुआ तो 0। अब बाकी इसी के बीच में ही रहेगा कि आज 1/4 काम हुआ, पूरा नहीं हुआ, 1/3 हुआ, 2/3 हुआ, तो वो इसके बीच में ही होगा। और माइनस भी तो नहीं हो सकता, काम माइनस क्या होगा, जब आपने काम किया ही नहीं, वो चीजें जो आप चाहते थे वो आपको मिला ही नहीं, तो अब क्या माइनस क्या होगा उसमें, तो वर्क में इसमें कोई माइनस तो होगा नहीं, तो इसलिए 0 से नीचे, यहाँ से 0 से शुरू होकर 1 के बीच में ही रहेगा, माइनस हो नहीं सकता, 1 से आगे जाएगा नहीं, क्योंकि हमने एक वर्क कंप्लीट किया 100%, 1 माना हुआ है तो 1 ही रहेगा, केवल 1 और 0 के बीच में। तो यहाँ पर हमको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो सीधा सीधा आपको कह रहा है 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो देखिए कि आपको पता चल रहा है 4 दे रखा है जो कि 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यह जो है नहीं होगा, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है, बाकी को चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, 0.4 जो है 0 के आगे ही है, 0.4 जब जाएंगे तो 0,
तो 0 के आगे ही मिलेगा आपको ना 0.4 कहीं पर, क्योंकि 0 के इधर जाने का मतलब माइनस में जाना है, इधर माइनस में, तो माइनस में है नहीं, 0 के आगे है, और 1 के अंदर है, 1 के अंदर ही है। अब वो कैसे है, तो आप देख सकते हैं 0.4 है तो 1 के अंदर ही तो हुआ। नहीं समझ में आया तो इसको आप क्या लिखा है 0.4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगा दिए, अब बाकी जितना बचता है उतना 0 लगा देते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया 4/10 लिख सकते हैं इसको कट करिए, 2 से कट होगा 2/5, यही आया 2/5, तो 1 के अंदर ही है, 2/5 जो है क्या है 1 के अंदर ही है। 4% भी क्या होगा, 4% मतलब 4/100, किसी नंबर का परसेंट निकालते हैं, अगर हम कहें 50 का 4%, तो इन करते हैं 50 का, ठीक है 4%, 4/100, तो 4/100 कर रहे हैं, तो कितना हुआ 4%, किसी भी नंबर का निकालेंगे, इसको कट कर सकते हैं 2/50। ये जब भी होगा 4% जो है वो हमेशा 1 से नीचे ही आएगा, ठीक है, ये भी सही। अब ये 4% जब नीचे है तो 0.04% तो वो तो नीचे होगा ही, ठीक है, ये 4% अगर नीचे है तो वो भी नीचे होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि 0.04 हो गया तो यह और नीचे चला गया। दैट मीन्स आपको क्लियर हो गया कि यह जो पूरा है परसेंट, ये वाला क्लियर नहीं, यहाँ 4 दे के आपको कंफ्यूज किया है। 4 तो सीधा 4 नंबर हो गया, 1 से इंक्रीज कर गया। 4% अगर है तो 4% का मतलब किसी भी नंबर, जैसे हमने 50 का निकालना हो तो हम कहेंगे 50 का 4/100, दैट मीन्स 50 का 4/100, यही जो है हो रहा है। तो 4/100 को हम कर कैसे लिख कैसे सकते हैं, देखिए 2 से कैंसिल होगा तो 2 आएगा, नीचे 50। अब अगर हम 2/50 है, 2 में अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या 1 से आगे जाएगा, 1 एक बार 1 टाइम ये जाएगा, अब डिवाइड कर सकते हैं, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा, तो खत्म कहानी, यहीं से पॉइंट लग गया, खत्म कहानी की। अब 1 के आगे ही नहीं जा रहा है, पॉइंट लग गया तो 1 के आगे जा नहीं रहा है, तो ये यहीं रह गया, ठीक है। अगर हमने पॉइंट से शुरू किया, पॉइंट तो ये क्या हो गया 1 के अंदर, यह पॉइंट से शुरुआत ही कर रहे हैं। अगर यहाँ हम 2 करते 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, तो जब हम करते हैं 1.23, तो दैट मीन्स 1 से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी शुरुआत ही पॉइंट से हो रही है, आगे 1 की जगह क्या है 0.23, दैट मीन्स यह तो 1 से नीचे ही है, तो ये भी देखिए पॉइंट से ही शुरू हो रहा है, 0 से शुरू है, तो ये क्या 1 से नीचे है। यह क्या है 0.4 है, ये भी नीचे है, परसेंट है, फिर भी देखिए परसेंट जो है इतना पीछे, इसलिए ये भी हो गया। यहाँ भी पॉइंट शुरू हुआ कि 1 से नीचे, ये भी 1 से नीचे, और यह तो आपको क्लियर हो ही गया ये 1 से नीचे, क्योंकि डिवाइड जाएगा ना, पहले पॉइंट लेंगे 0 लेंगे तब होगा, तो यह भी पॉइंट से शुरू हुआ, हो गया। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए ये चीज, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0 आर। अब यहां पर बताना है यह कि इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, या रेशनल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इरेशनल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यह आपको बताना है। यह आप कैसे बता सकेंगे, रूट जो है आप कैसे बताएंगे, आपको पहले पता ही है कैसे निकालते हैं, कैसे आप बताएंगे रियल है या नॉट रियल है, यह आपको पता है। d की वैल्यू निकाल ली जाए तो आपको पता चल जाएगा, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट को जो है आप निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा यह क्या है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है, यह आप बता सकते हैं, ठीक है। तो d क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकाल लेते हैं, क्या होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आपने निकाला, b की वैल्यू क्या है -4√3, -4√3 का स्क्वायर है ना, b स्क्वायर यहाँ पर जो है b ये है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इसकी जो है कंपेयर कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का पता है ना क्या होता है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से तुलना कर ले रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर हट गया, तो यह क्या हो गया a इक्वल टू 3,
x हट गया तो बचा क्या, b इक्वल टू -4√3। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस है तो पूरा लेंगे, फिर c इक्वल टू 4। तो करते हैं यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 3, 4 इंटू 3, 4ac है तो 4 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू कितना है 4, अगेन 4, यहाँ ठीक है 4 इंटू 3 इंटू 4, क्लियर, 4ac। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है d की वैल्यू। इस कंडीशन में से हम देखेंगे क्या फॉलो करता है। देखिए माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है तो क्या होगा इंटू 3 होगा, माइनस इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 48। बस आप इसको सॉल्व करिए, ये हो गया 48 माइनस 48 दैट मीन्स 0। यह आपको 0 आ गया, d की वैल्यू 0 आ गई, तो कौन सा, यह d इक्वल टू 0। और d इक्वल टू 0 कंडीशन क्या कहता है, रियल एंड इक्वल। तो कौन इक्वल, तो आपका ऑप्शन जो है रियल और इक्वल वाला जो ऑप्शन है वह क्या होगा, सही हो जाएगा। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ रहा है, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the marks distribution of 80 स्टूडेंट। यहाँ पर 80 स्टूडेंट का जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना क्या है, द मीडियन क्लास आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, इस तरीके से करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है यह क्या है, यह फ्रीक्वेंसी है या टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितना दिया हुआ है 80, और यहाँ पर क्या आया हुआ है 80। तो आपको क्या लग रहा है, यह CF दिया हुआ है या फ्रीक्वेंसी F दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF दिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसके जो इंक्रीज करने का क्रम है, ऐसे जो है ये लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक लगातार, कहीं भी जिग जैग नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हुआ है, एक क्रम में जो है इंक्रीज होता जा रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, और टोटल स्टूडेंट जो नंबर है वो आपको लास्ट में 80 मिल जा रहा है। इसलिए यह क्या है, यह आपका दिया हुआ है CF। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी दिया होता तो हमें CF निकालना होता है, F दिया होता तो CF निकाल के तब हमको आगे बढ़ना होता है, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको ये काम करना होता। लेकिन फिलहाल जो दिया हुआ है आपका CF ऑलरेडी दे रखा है, जानबूझ के दिया ताकि आपको आसानी के लिए। यहाँ पर जब आप CF दिया हुआ है, यहाँ क्या 80 है टोटल स्टूडेंट का, जो CF कितना हुआ है तो 80, दैट मीन्स n अपान करके सॉल्व कर लेंगे, n अपान 2, 80 अपान 2 इक्वल टू 40, यही आपका मीडियन आ गया, ठीक है। तो यह किस में जा रहा है, किस क्लास में जो है आपका पहुंच रहा है, देखिए 40 जो है, आप जब इसको किस में देखेंगे, CF में देखेंगे, CF में जो है 40 जस्ट ऊपर जो आप देखेंगे, तो इसके बाद कितना, यहाँ 28 है, 20 के बाद 40 हमको चाहिए, तो 20 के बाद सीधा जो है 56 है, दैट मीन्स इसमें आएगा। तो कौन सा होगा क्लास आपको बताना है, मीडियन क्लास बताना है, तो कौन सा क्लास हुआ ये क्लास, ये क्या है बिलो 40, दैट मीन्स यहाँ 30 कंप्लीट हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 0 से 10 है ये, सॉरी ये 0 से 10 हो गया, ये 10 से 20 हो गया, यह 20 से 30 हो गया, यहाँ क्या है 30 से जो है 40 हो गया, यही आपका आंसर जो है हो रहा है, क्लियर। तो यह ऑप्शन नंबर आपका C जो है, कौन सा है ऑप्शन नंबर C, 30 से 40, यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर ये जो आपने निकाला मीडियन क्लास वो कौन सा है, यह, ठीक है। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको F दिया हुआ है या CF दिया हुआ है, तो यह कंफ्यूजन आपको दूर रखना होगा।
कैसे आपको करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ है वो 80 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 80 मिल रहा है। साथ में ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एक ऑर्डर में दे रखा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ना कि जिगजैग है, 1 है, 4 है, 3 है, 7 है, समथिंग है, या सीधा सीधा जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा है। और यहाँ पर निकालना क्या होता है, n/2 केवल कर लेते हैं ना, मीडियन जब निकालेंगे, मीडियन n/2, तो आपका 80 है, 80/2 इक्वल टू 40, 40 आया तो 40 किस में आएगा, 28 है, 28 के आगे जाएंगे 40 तभी आएगा, तो 28 के अब आगे जाते हैं तो जस्ट उसके बाद जो आ रहा है उसी में जो है 40 आएगा, इसी को आपको लेंगे, कौन सा होगा तब, यह होगा 30 से 40। क्लियर हुआ यह क्वेश्चन नंबर 70। बस यहाँ पे आपको क्लियर रहना है कि ये CF दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर F दिया होता तो हमको CF निकालना पड़ता, तो यहाँ निकालना नहीं होता। आगे प्रश्न आएंगे तो उसमें CF निकालना बताएंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि मीडियन का क्या होता है, n/2 हो जाएगा, तो 2 करके आप इस तरीके से निकाल लेंगे। आगे जब प्रश्न आएंगे तो और डिटेल से इसको और प्रश्न मिलते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस सेट अभी आगे कराते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से अगर ना जानते हो, ना पढ़े हो, तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या दिया हुआ है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/5 and -1/5, यही जो है आपको 2 zeros दिया है, तो इसको मान लेते हैं या अल्फा हो गया या बीटा हो गया। 2 zeros दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा है पॉलिनोमियल आपको बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। एक को आप सीधा सीधा रख सकते हैं, क्या होता है फॉर्मेट में, क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी c, यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ ना, यही फॉर्मेट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इसको जब इसको सीधा आप रखना चाहें तो एक तरीका ये होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह एक फॉर्मेट में आप रख देंगे तो एक सीधा सीधा आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चाहे तो इस तरीके से करेंगे, चाहे आपको सम निकाल कर अन्य तरीके से जो पहले बताया जा चुका है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम दोनों तरीका फिर से बता देते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, सीधा काम है अल्फा प्लस बीटा, तो पहला काम हमको निकालना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 2/5, 2/5 प्लस यहाँ पर प्लस कितना है 1/5, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम यहाँ इसको माइनस कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। क्लियर, प्लस रहता है माइनस रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5। ये कैसे वो समझ में आया ना, यहाँ प्लस रहता है यहाँ -5, इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5 और यह माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 हो जाएगा। अब यह जो है दोनों का बेस इक्वल है, डिनोमिनेटर एक ही है तो 5 लिख लेंगे, ऊपर का केवल सीधे जो है माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया आपका 1/5। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, वही काम करेंगे, देखिए 2/5 इंटू -1/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा क्या हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 2 × 1 2, 5 × 5 25, ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। बस ये वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है उसको यहाँ रख दीजिए, इसी फॉर्मेट में यह आपका पॉलिनोमियल मिल जाएगा। एक तो यहाँ से आप देखिए कैसे कर लेते हैं, यहाँ जब आप रखेंगे तो इसको पहले देख लीजिए फिर दूसरा प्रोसेस देखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/5, तो लिख दीजिए, इसको हटा देते हैं, दूसरे प्रोसेस में इसको यूज किया जाएगा। फिलहाल आप जो है हाँ इसमें देखिए इसी फॉर्मेट में केवल आपको रख देना है, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1/5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -2/25 ये आया। ठीक है, इसको करिए सॉल्व, x² माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस और क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर माइनस हो जाएगा, 2/25 होगा। अब यहाँ पर एलसीएम क्या होगा,
इस पार्ट और इस पार्ट में, तीनों पार्ट में जो है एलसीएम क्या होता है 25 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। जब 25 होता है तीनों में एलसीएम, तो यहाँ क्या होगा, या तो दूसरा तरीका यह है कि आप सीधा सीधा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है चीजें, इन तीनों का जो है एलसीएम करके उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए उससे। यह भी तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कट के सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका। तो यहाँ क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं, क्या होगा 25, उसको लिखना नहीं है, 25 होगा, इसका और नीचे इसके 1 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा 25। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पे 1 है तो माइनस 25, एलसीएम 25 था, कैंसिल हुआ 2। तो ये आपका जो है आ गया पॉलिनोमियल जो आपको खोज रहे थे, यही आपका पॉलिनोमियल। इसके थ्रू जो जीरोज है उसके थ्रू जो पॉलिनोमियल आपका क्या आ रहा है 25x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2, यही आपका पॉलिनोमियल हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका 25 माइनस 5x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी। यह जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दे रहा है। यहां से कैसे हुआ, वो माइनस कैसे आया, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि माइनस कहां से आया हुआ है। और यह जो सॉल्व किए हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा कि यह किया क्या गया है। इनका जो है इसके 1 इसके एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम लेके उसको लिखना नहीं है, उसको आप अलग लिख लेंगे 25 और धीरे से सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज अगर ये आपको क्लियर ना हो रहा हो तो एक सीधा सीधा आप ये कर सकते हैं, एलसीएम ले लिए इन सबका, तो कितना है 25, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 2/25, ऐसे होगा। 25 से मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम लेके, अब क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस ये यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/5x प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 25/25, तो क्या होगा यहाँ पर क्या आएगा 25x स्क्वायर माइनस 5 से कटेगा, यह 5 टाइम होगा 5x, और सॉरी यहाँ पर जो है साइन जो है चेंज कर दिए, गलती हुई है, यहाँ से सुधार लेंगे। अब यह क्या होगा 2 माइनस 2 लिखेंगे, 25 कैंसिल हो गया 2, यही आपका पॉलिनोमियल आया। क्लियर हुआ। आप एक तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आप यूज करते हुए इस फॉर्मेट को आप निकाल सकते हैं। एक क्या है कि जब दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा दीजिए, इसको नहीं देखना है, इसको हम हटाते हैं, ये क्लियर हो चुका है, इसको हम हटा रहे हैं। दूसरा तरीका हम जो देख रहे हैं, जो सामने आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना ही पड़ेगा, इसको जब आप निकाल लेंगे उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको निकालने के बाद आपका ये आया 1/5 और इतना आया। यहीं पर आप देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, रूट्स का जो आप सम होता है वो अगर इस फॉर्मेट से किया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इससे अगर करके लिखा जाए, कोफिशिएंट के फॉर्मेट में बताया गया है ये चीजें आपको क्लासेस में, तो क्या इनका जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b/a, कोफिशिएंट का रिलेशन होता है माइनस b/a, इन होता है। लेकिन हम जो अल्फा बीटा यहाँ निकाल रहे हैं कितना आ रहा है 1/5, कितना आया 1/5 इक्वल टू माइनस b/a, यही आया है। क्लियर। अब यहां से देखते हैं क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है c/a होता है, लेकिन यहाँ कितना आया था देखिए -2/25 इक्वल टू c/a। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितना आ रहा है 5, यहाँ पर a की वैल्यू आ रहा है 25, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि a तो अलग नहीं होना चाहिए ना, दोनों जगह एक ही होना चाहिए। यहाँ a आया है तो यहाँ भी a उतना ही आना चाहिए, तो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बड़ा है 25 है तो इसको नहीं छुएंगे, इसमें जो है मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 हो जाएगा, 5 से 5 इंटू 25 कर दें 25 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ हम नीचे कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई,
ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो। अपने से जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको कट भी करते हैं। दैट मीन्स अगर हम नीचे हमको जरूरत है, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लिए अपने मन से, तो इसको कट करने के लिए हम ऊपर भी कर दिए ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना। बाद में हम 5 कट कर दिए तो फिर वैल्यू वही आ गई। काम ऐसा करिए जिससे डिस्टर्ब ना हो वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। नीचे क्या होगा 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25 हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ भी क्या है 25, ए की वैल्यू यहाँ भी क्या है 25, दैट मीन्स हमको मिल गया, क्या मिल गया, ए इक्वल टू 25। अब देखिए b इक्वल टू कितना मिला, b यहाँ पर है, यहाँ b नहीं है, तो यहाँ सीधा सीधा b की वैल्यू कितना आ गया -5। क्यों, यहाँ माइनस b की वैल्यू 5 है, तो इसको उधर भेज दीजिए माइनस को, माइनस साइन को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ सट जाएगा, तो b इक्वल टू -5। c इक्वल टू कितना आया, यहाँ पर c है देखिए, c इक्वल टू -2। बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रख दीजिए। तो क्या होगा, a की जगह कितना रखाएगा 25, इसको रख के देखते हैं। a की जगह आप क्या रख देंगे 25x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखेंगे, b की वैल्यू -5, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा -5 और x की जगह x प्लस c की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ क्या रखेंगे, फिर माइनस आ गया तो प्लस को हटाकर -2। यही आपका जो देखिए, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, चाहे वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों सही ऑप्शन जो है मिल जाएगा, दोनों से जो आपको उत्तर आएगा वो सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है। असर्शन दिया हुआ है द सीक्वेंस -1 -1 -1 ऐसे सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। इज एन एपी, यहाँ पर एपी में है ये बताना है। सेकेंड जो रीजन दिया हुआ है आर इन एपी an - 1 इज कांस्टेंट वेयर n greater और इक्वल टू 2 एंड n जो है नेचुरल नंबर है। यहाँ पर n को जो कह रहा है नेचुरल नंबर दैट मीन्स क्या हुआ 1 2 3 इस तरीके से जो स्टार्ट होगा 1 से, तो यह नेचुरल नंबर होगा। तो अब देखते हैं, पहले असर्शन को देखते हैं क्या कह रहा है। -1 तो क्या यह एपी में है, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे d की वैल्यू जो आएगी आपको क्या हो रहा है 0, दैट मीन्स वही नंबर रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल से 2 2 2 हम कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है, वही नंबर रिपीट हो रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है d क्या है 0 है, तो हम जानते हैं कि d जब 0 होगा तो भी वह क्या होता है AP ही होता है। दैट मीन्स आपका जो पहला असर्शन है वो क्या है करेक्ट है। अब रीजन पे चलते हैं। इन AP an -1 यह क्या दिया हुआ है, यह d दिया हुआ है ना, d इक्वल टू an - 1 दैट मीन्स हम इसमें से जो है माइनस करते हैं तो an रहेगा, उसके पहले वाला जो नंबर होता है उसको माइनस कर लेते हैं, यह नंबर उसमें से पहले नंबर, उसके पहले नंबर से एक पहला नंबर जो है उसको माइनस करते हैं तो हमको d की वैल्यू मिलती है। तो यही तो दिया हुआ है। आगे क्या कर रहा है, इज कांस्टेंट वेयर n ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो है ग्रेटर और इक्वल टू 2 कह रहा है, तो यहाँ देखिए ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। कैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर अगर हम वैल्यू यहाँ 2 लेंगे तो देखिए a2 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा a2 - 1 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 3 लेते हैं a3 - a, यहाँ 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a4 लेंगे तो a4 होगा, n का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा यहाँ 4 - 1 a3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो सही है, लेकिन कह रहा है इक्वल टू 2 और ग्रेटर, तो देखिए इक्वल 2 से शुरू किए ग्रेटर जा रहे हैं। क्लियर, लेस देन देखते हैं, इससे लेस देन क्या नहीं होगा कांस्टेंट। देखिए an तो लेस देन में हम 1 ले लेते हैं, a इसके जगह 1 माइनस an - 1 दैट मीन्स 1 - 1 का क्या हो जाएगा a1 - a0। यह जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, a0 नहीं होता है। स्टार्टिंग जो पहला होता है स्टार्ट सीरीज का वो क्या होता है a1 होगा, a0 तो होगा नहीं। दैट मीन्स यह जो कह रहा है वो क्या कह रहा है
करेक्ट बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, मतलब असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया और इसकी व्याख्या भी यह सही कर रहा है। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? जो ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर assertion A and region R are true and the region R is the correct explanation of assertion A। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। assertion दिया हुआ है A, 2 + √3 ब्रैकेट में है √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहां पर यह बता रहा है कि यह इरेशनल नंबर है और रीजन दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब पहले इसको देखते हैं, पहला वाला असर्शन क्या है आपका, सही है या गलत है, पहले इसको देखते हैं। 2 + √3 इंटू √3 है, ये कह रहा है ये इरेशनल नंबर है, तो यह पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 √3 + √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है अंदर नंबर। तो ये क्या हो गया, यह जब आप देख रहे हैं तो यह क्या है, रेशनल में मल्टीप्लाई किए हैं तो √3 से, तो ये इरेशनल और इसमें ऐड किए हैं तो भी क्या हुआ, यह टोटल क्या हुआ, इरेशनल नंबर है, इरेशनल। क्लियर? ठीक है, तो पहला वाला जो कह रहा है कि इरेशनल नंबर, तो इस हिसाब से यह सही कह रहा है। तो पहला जो असर्शन हुआ ए, यह करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। यहीं पर आपको समझ में आ जा रहा है, रीजन दे रहा है इसका। तो पहले तो वो सही है कि गलत है, पहले ये देख लीजिए। ऑलवेज इरेशनल कह रहा है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कैसे किया देखिए, यहाँ पर जब आप हमने मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर लाया है, 2 के साथ हमने √3 किया, ये रेशनल है, यह इरेशनल, तो ये बना क्या, इरेशनल। यहाँ पर √3 और √3 यह भी इरेशनल, यह भी इरेशनल, मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 3, और यह क्या है, रेशनल, यह क्या है, रेशनल हो गया। मतलब 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, रेशनल मिल गया। और उसी की जगह अगर हम √3 इंटू √5 करते तो आता √15, और यह क्या है, √15 इरेशनल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी आ जाता है, इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल भी आ जाता है। दैट मीन्स यह कहना कि 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ऑलवेज बोल रहा है, हमेशा, क्या यह हमेशा हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यह जो रीजन दे रहा है, यह जो बात कही जा रही है आपको रीजन में, यह क्या है, गलत है। बिकॉज ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है और कभी रेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था रेशनल और इरेशनल का, तो ये इरेशनल हुआ, लेकिन यहाँ पर √3 को मल्टीप्लाई किए, है तो प्रोडक्ट ही यहाँ पर। अगर यह देखा जाए इसको तो यह प्लस है, तो इरेशनल को और रेशनल को हमने ऐड किया तो यह इरेशनल बन गया। इरेशनल में इरेशनल √3 से मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट तो हुआ ही, लेकिन यह आया क्या, इरेशनल। तो यह अगर कहा जाए कि इरेशनल आएगा तो आता है, बिल्कुल आएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं। ये ऑलवेज वर्ड लग गया, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो रेशनल मिल गया, तो ऑलवेज वर्ड के कारण यह गलत हुआ। दैट मीन्स क्या आपका ऑप्शन सही निकला, इसमें ऑप्शन यह सही निकला कि आपका ए सही है, लेकिन आर रॉन्ग है। ऑप्शन जो इसका रीजन है यह रॉन्ग है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसी के साथ ये जो आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। आज जो है 11th क्वेश्चन से आगे बढ़े थे, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।